रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री को आगे लेंगे और विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, सो विल बी हैविंग द डिस्कशन ऑफ द टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शंस। कल बेटा हमने देखा था कि जब भी कोई रिएक्शन कैरी आउट होती है, हर एक रिएक्शन के दौरान नेट या तो कुछ हीट एब्जॉर्ब होती है या तो इवॉल्व। अकॉर्डिंगली आपने रिएक्शन को एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कहा, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा था कि एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच वैल्यू होता था पॉजिटिव या और एक्सो के लिए डेल्टा एच होता था बेटा नेगेटिव। और इन एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में दिखाने का एक और तरीका भी था कि अगर आपके पास नेट हीट इवॉल्व हो जाती है, यू एड दैट हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड, और अगर नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, यू एड दैट हीट ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है बेटा, तो ये एक और तरीका था एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को दिखाने का। उसके बाद जहां तक बेटा कल वाले टॉपिक की बात है, अगर उसमें कभी भी सवाल आता है, दैट क्वेश्चन इज ओनली अबाउट वन थिंग, इनमें से कौन से फैक्टर्स पे हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है या नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू इज दैट जो आपने बेटा अलग अलग फैक्टर्स देखे, इन फैक्टर्स को आगे यूज करना है, और जब तक न ये फैक्टर्स आपको पता होंगे, आगे फिर इनको यूज करना, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इट वाज इंपॉर्टेंट टू जस्ट गो थ्रू कि डेल्टा एच किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा हम आगे बात कर रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शंस, जहां पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे बेटा कि जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, जैसे कंबस्शन रिएक्शन हुई, जैसे फॉर्मेशन रिएक्शन हुई, जैसे सोल्यूशन फॉर्मेशन हो गया, जैसे एलोट्रोपिक जो है ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, इनकी बेटा अपनी स्पेसिफिक हीट चेंजेस हुआ करती हैं, और अकॉर्डिंगली हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कि रिएक्शन का टाइप कैसा होगा, वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शंस। और उनमें से सबसे पहले जो है बेटा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। मगर इससे पहले कि हम हीट ऑफ फॉर्मेशन में चले जाएं, एक पॉइंट जो स्किप हो गया वो ये, क्योंकि आपने देखा था कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर किसी भी रिएक्शन के लिए हमें कभी एंथैल्पी चेंज की बात करनी हो, दैट विल नेवर बी हैविंग ओनली वन वैल्यू, इट विल डिपेंड अपॉन आपने उस रिएक्शन में बेटा जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिए हैं उनको किस फॉर्म में आपने लिया है, आपने किस टेम्परेचर पे रिएक्शन को कैरी आउट किया हुआ है, बात समझे ना। तो अगर आपने डिफरेंट अमाउंट्स लिए तब जाके एंथैल्पी चेंज कुछ और आती है, अगर आपने डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स लिए तब जाके एंथैल्पी चेंज कुछ और आती है, अगर आपने रिएक्शन को प्योर स्टेट के बजाय सॉल्यूशन फेज में कैरी आउट किया तब जाके एंथैल्पी चेंज कुछ और आ जाती है। सो चूंकि हीट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वेरिएबल है और ये चेंज हो जाता है विद द चेंज इन द कंडीशंस। तो इस वजह से जस्ट टू हैव टू रिमेंबर वन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है बेटा जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? जब भी आप बेटा किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में लोगे, राइट, अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में लोगे, तब जाके हीट चेंज को हीट और स्टैंडर्ड हीट चेंज कहा जाएगा या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। और उस हीट चेंज को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द साइन दैट इज डेल्टा एच नॉट, राइट। सो डेल्टा एच और डेल्टा एच नॉट में फर्क क्या है? डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ ए रिएक्शन एट एनी कंडीशंस, राइट, under any given conditions. delta H naught represent करेगा heat of the reaction under standard conditions. standard conditions में हर एक component जो होना चाहिए that should be under standard states. अब मसला ये है कि standard state क्या होता है? standard state का मतलब होता है बेटा कि जो भी सारी species उस reaction में involved हैं,
दे मस्ट बी इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। बात समझ रहे हो? सपोज बेटा आप एक रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, एंड आई एम राइटिंग H2O, राइट? इस रिएक्शन की जो हीट चेंज है डेल्टा H, इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ ए रिएक्शन। वजह, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसको मैंने अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म में नहीं लिया है। ऑक्सीजन की सबसे स्टेबल फॉर्म होती है O2, लेकिन अगर मैं इसको रिएक्शन को ऐसे लिखूं बेटा H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O, तो इस रिएक्शन की हीट चेंज जो है उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहा जा सकता है। सो हर एक स्पीशीज स्टैंडर्ड स्टेट में होने का मतलब यह है एवरी स्पीशीज मस्ट बी इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट। नंबर 2, एवरी स्पीशीज मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट मतलब बेटा जिन भी कंडीशंस में, जिस भी फिजिकल स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है बेटा एट द रूम टेम्परेचर। क्योंकि हाइड्रोजन छो एग्जिस्ट करा एज गैस, ऑक्सीजन छो एग्जिस्ट कराना एज गैस, वाटर छो एग्जिस्ट करा एज लिक्विड। जब आप बेटा हर एक कंपोनेंट को अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में और अपने नेचुरल स्टेट में लोगे, तब जाके इसको उस रिएक्शन का स्टैंडर्ड स्टेट कहा जाएगा। मगर चूंकि अलग अलग स्पीशीज जो हैं अलग अलग टेम्परेचर्स पे स्टेबल हुआ करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, और इसी तरह से जो इनके फिजिकल स्टेट्स की बात होती है बेटा, इनका फिजिकल स्टेट, अगर आप सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करोगे, चलो रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखना है इनका नेचुरल स्टेट रूम टेम्परेचर पे क्या है। दैट मींस स्टैंडर्ड कंडीशंस में आप टेम्परेचर फिक्स करते हैं टू रूम टेम्परेचर, एंड रूम टेम्परेचर इज हाउ मच? दैट्स 298 केल्विन। सो कंक्लूडिंग दिस कॉन्सेप्ट, जब भी आप किसी भी रिएक्शन की हीट चेंज बेटा निकालते हैं, टेकिंग ऑल द स्पीशीज इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, राइट बेटा, लेकिन उसमें आपको स्टैंडर्ड स्टेट में याद रखना है हर एक स्पीशीज जो है इट हैज टू बी इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म। हर एक स्पीशीज जो है इट हैज टू बी इन इट्स नेचुरल स्टेट। बात समझ आ रही है? और उसके साथ साथ ये याद रखना है बेटा कि टेम्परेचर जो है वो आप एज्यूम करते हैं रूम टेम्परेचर, दैट मींस 298 केल्विन। इन कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशंस कहा जाएगा, इस स्टेट को स्टैंडर्ड स्टेट कहा जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो भी एंथैल्पी चेंज आती है उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, और इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू बनेगा फॉर एवरी रिएक्शन, ठीक है? और हमें उसी वैल्यू को बेटा याद रखना है, और वही वैल्यू जो है वो हम कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, ठीक है? सो लेट मी गेट बैक टू जो मैंने आपके सामने बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी। सबसे पहली बात, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्लीज रिमेंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, दैट इज डेल्टा एफ एच। डेल्टा एफ एच का मतलब होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, राइट? सो डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ रिएक्शन, लेकिन सबस्क्रिप्ट एफ लिखने का मतलब यह है दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? अब जाके या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू जस्ट राइट इट दिस वे एज वेल, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, राइट? अब जाके हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन तब जाके समझ आता है बेटा जब हमें पहले फॉर्मेशन रिएक्शन का अंदाजा होगा। फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती है? फॉर्मेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड इन इट्स नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट मतलब जिस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। फाइन बेटा, 1 mole of a compound is obtained in its natural state. Suppose मैंने 1 mole of water बेटा obtain किया in its natural state. इसका natural state क्या है? Liquid. From its pure constituent elements, इसके pure constituent elements क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है कि नहीं बेटा? In their most stable form, इसकी सबसे स्टेबल फॉर्म होती है H2, इसकी सबसे स्टेबल फॉर्म होती है O2. In their natural state, ठीक है? तो ये जो है बेटा अपने नेचुरल स्टेट में होगा। अगर आप बैलेंसिंग की बात करेंगे इट हैज टू बी दिस वन, राइट? सो जब भी आप बेटा फॉर्मेशन रिएक्शन की बात करेंगे, फॉर्मेशन रिएक्शन में सिंपल चीज याद रखिएगा, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड इन इट्स नेचुरल स्टेट फ्रॉम इट्स प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट एंड इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म, राइट? इस रिएक्शन को बेटा फॉर्मेशन रिएक्शन कहा जाता है। और जो फॉर्मेशन रिएक्शन होती है इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच आर, उसी को असल में कहते हैं बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन। बट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज जो है उसको कहा जा सकता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्योंकि आपको पता है बेटा हम डील करते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड हीट्स के साथ, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन।
तो हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए तीन कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। वन, उस रिएक्शन में सिर्फ 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए इन इट्स नेचुरल स्टेट, राइट बेटा। दूसरा, फ्रॉम इट्स प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, राइट, इन देयर नेचुरल स्टेट एंड इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। जब तक नहीं ये सारी कंडीशंस बेटा सेटिस्फाई हो जाएं, तब तक कभी भी एक रिएक्शन की हीट चेंज को हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहा जा सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन रिएक्शन, हीट चेंज विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसी को बेटा ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है, जिस भी रिएक्शन में आपने 1 मोल ऑफ कंपाउंड को ऑब्टेन किया इन इट्स नेचुरल स्टेट, राइट, फ्रॉम द प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। जब मैंने कहा फ्रॉम द प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट में दोनों चीजें आती हैं, उस वो नेचुरल स्टेट में भी होनी चाहिए और अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में भी होना चाहिए। इजंट दैट पार्ट बेटा? तो जब आप ये चीजें याद रखोगे तब जाके आप मान सकते हैं इस रिएक्शन को फॉर्मेशन रिएक्शन कहेंगे, हीट चेंज को बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। ठीक है, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज बेटा मैंने एक रिएक्शन को कैरी आउट किया, इस रिएक्शन में मैंने सल्फर सॉलिड, राइट, को ट्रीट किया ऑक्सीजन गैस के साथ। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फाइन। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, प्लीज रिमेंबर, it can never be called as the heat of formation of SO2. Now the point is why. बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि हीट, किसी भी रिएक्शन की हीट चेंज को हीट ऑफ फॉर्मेशन कहने के लिए उसमें 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनना चाहिए। वो तो मेरे पास आ चुका है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड आ चुका है। इन इट्स नेचुरल स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, यू अंडरस्टैंड दैट, बट इट शुड बी obtained फ्रॉम इट्स प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स अपने सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए। जहां तक सल्फर की बात है बेटा, लाइक हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक फॉर्म स्टेबल नहीं होता, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म H2 स्टेबल होती है। फास्फोरस के लिए एटॉमिक फॉर्म P स्टेबल नहीं होता, उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म P4 स्टेबल होता है। लाइकवाइज ऑक्सीजन के लिए O2 फॉर्म स्टेबल होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए बेटा उनका डायटोमिक फॉर्म स्टेबल होता है। लाइकवाइज जो हमारे पास सल्फर है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो है वो इसकी ऑक्टामेरिक फॉर्म होती है जब ये एग्जिस्ट करता है एज S8। चूंकि सल्फर की सबसे स्टेबल फॉर्म होती है S8, मगर यहां पे जो मैं सल्फर ले रहा हूं बेटा, मैं एटॉमिक सल्फर ले रहा हूं, इन दी एटॉमिक फॉर्म ले रहा हूं, तो जाहिर सी बात है ये तो अपने सबसे स्टेबल फॉर्म में है नहीं। तो इस वजह से इस रिएक्शन की जो हीट चेंज है इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और इस डेफिनेशन पे ही आपको नीट जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई 4 रिएक्शंस दी जाती हैं बेटा, और क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछेगा, इनमें से कौन सी रिएक्शन की हीट चेंज को हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जा सकता है। बस ये 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हीट चेंज को हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। आई विल बी जस्ट सॉल्विंग वन क्वेश्चन हियर, ठीक है, दैट विल बी ऑन योर डिस्प्ले नाउ। Question says, which of the following equations represents a reaction that provides the enthalpy of formation of CH3Cl, right? That provides the enthalpy of formation of CH3Cl. ठीक है बेटा, क्लोरोमीथेन, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमीथेन कहा जा सकता है। जब भी आप बेटा ऐसा देखें, सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मेशन रिएक्शन चेक करनी है, क्या ये फॉर्मेशन रिएक्शन है कि नहीं। अब फॉर्मेशन रिएक्शन चेक करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे क्या मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन चुका है और उसका 1 मोल बन चुका है। यहां पर भी 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना है, यहां पर भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही बना है, यहां पर भी 1 मोल। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, इसमें 1 मोल ऑफ CH3Cl भी बना है, 1 मोल ऑफ HCl भी बना है। कम से कम इन 4 में जो लास्ट वाली है बेटा, इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज फॉर्मेशन रिएक्शन, हीट चेंज कैन नेवर बी कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। मकलो फिलहाल आख। उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे। उसके बाद हमें इसको ऑब्टेन करना है फ्रॉम इट्स प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगर हम बेटा इसकी बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन तो है, मगर इसने जो दूसरा स्पीशीज लिया है वो HCl लिया है, और HCl चुने एलिमेंट के, HCl इज ए कंपाउंड। जो भी कोई मॉलिक्यूल बेटा 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का बना होगा वो हमेशा कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज फॉर्मेड, बेसिकली इसको आप बनाते हैं फ्रॉम वन ऑफ द कंपाउंड्स। सो कंपाउंड से जब भी आप बनाओगे इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब जाके बाकी 2 बचे।
CH3Cl में कार्बन होना चाहिए, वो कार्बन आ गया, कार्बन अपने नेचुरल स्टेट सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, तो हाइड्रोजन भी आपके पास है, मगर हाइड्रोजन आपको पता है बेटा वो अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। और हाइड्रोजन की सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? दैट्स H2, राइट, दैट्स H2। तो यहां पे इसने क्या दिया है? 3 टाइम्स H। सो हाइड्रोजन अपनी स्टेबल फॉर्म में नहीं है, सो इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। इज दैट पार्ट क्लियर? उसके बाद बचा हमारे पास तीसरा वाला, इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन होना चाहिए, वो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन आ चुका है। कार्बन का नेचुरल स्टेट होता है बेटा सॉलिड। उसके बाद हमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, उसके लिए मैंने लिया है 3/2 टाइम्स H2, बिल्कुल सही है, और हाइड्रोजन का नेचुरल स्टेट गैस होता है। उसके बाद मुझे 1 क्लोरीन चाहिए, मगर क्लोरीन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Cl2, और मुझे चूंकि 1 क्लोरीन चाहिए, आई विल टेक हाफ ऑफ Cl2, उसका नेचुरल स्टेट गैस होता है। तो ये वाली रिएक्शन ऐसी है बेटा जिसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम इट्स प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो ये वाली रिएक्शन जो है बेटा, इसने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। सो दिस रिएक्शन विल बी द वन जिसकी हीट चेंज को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl कहा जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट जो आपको डेफिनेशन में से ही पूछा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन में से ही क्वेश्चन आपको बेटा इसमें से पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है बेटा, इसकी 1-2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करनी है। एप्लीकेशन नंबर 1, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इससे पहले कि हम इस डिस्कशन में जाएं, आपको बेटा ये चीज जहन में रखना पड़ेगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन यूस आसान छू, इट कैन ईदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। यानी कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, या तो उस रिएक्शन के दौरान नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तब जाके हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव आएगा, या तो उस रिएक्शन के दौरान नेट हीट इवॉल्व हो जाएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आएगा। जिस भी कंपाउंड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा कहते हैं एंडोथर्मिक कंपाउंड्स, राइट? ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं एंडोथर्मिक कंपाउंड्स। और जिन भी कंपाउंड्स के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि जो एंडोथर्मिक कंपाउंड्स हैं, चूंकि इनके बनते बनते नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, बिकॉज दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, और दैट मींस इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनते बनते, कंपाउंड बनते बनते नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब किसी भी रिएक्शन के दौरान नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से बेटा कंपाउंड जो बनेगा उसका एनर्जी कंटेंट रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। जब किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट ज्यादा हुआ, ग्रेटर द एनर्जी लेसर इज द स्टेबिलिटी। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का जो भी कंपाउंड्स एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि उनके बनते बनते नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उनका एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। जबकि अगर किसी रिएक्शन में कोई एक्सोथर्मिक कंपाउंड बनता है बेटा, क्योंकि इस कंपाउंड के बनते बनते नेट हीट इवॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी कंटेंट कम हो जाएगा। लोअर द एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। सो कैन आई मेक ए स्टेटमेंट हियर दैट एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंडोथर्मिक? I can say exothermic compounds are more stable, right? More stable than endothermic compounds, right? Number 2. Number 3 is that अब अगर आपको बेटा कभी कंपैरिजन में पूछा गया, आपको सिर्फ 2 कंपाउंड्स दिए गए, एक का हीट ऑफ फॉर्मेशन है पॉजिटिव, दूसरे का हीट ऑफ फॉर्मेशन है नेगेटिव, मतलब एक है एंडोथर्मिक कंपाउंड, दूसरा है एक्सो। क्वेश्चन आपसे पूछता है 2 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली एक्सो के साथ आप जाएंगे। लेकिन अब अगर 4 कंपाउंड्स हैं, 4 में से 2 कंपाउंड्स हैं एंडोथर्मिक, 2 हैं एक्सोथर्मिक, चारों का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो याद रखना बेटा, जो एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स हैं दे विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल देन एंडो, मगर आउट ऑफ द 2 एक्सो कंपाउंड्स जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी कि जिसके बनते बनते ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाएगी,
ऑब्वियसली उसके पास एनर्जी कंटेंट ज्यादा कम हो जाएगा और वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। और एंडोथर्मिक कंपाउंड्स में से जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसके बनते बनते ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा हो जाएगा और वो सबसे कम स्टेबल होगा। सो फॉर दैट पर्पज आई विल मेक ए स्टेटमेंट हियर बेटा कि मोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन makes a compound more stable, makes a compound more stable, while its more positive value, while its more positive value, right, makes a compound less stable, makes a compound less stable। ये आप खुद भी उतार सकते हो। तो ये आपके पास बेटा ये चीज जहन में होनी चाहिए, और इस एप्लीकेशन की बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपको सीधे बेटा 4 कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी जाएंगी, आपको बस ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, या तो फिर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पूछा जाता है, या तो कोई 4 रिएक्शन दी जाती हैं, 4 की 4 फॉर्मेशन रिएक्शंस, राइट बेटा, और आपको बस इतना पूछा जाएगा इनमें से कौन सी रिएक्शन का कंपाउंड सबसे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन आपके पास है लाइक दिस, गिवन दैट the heats of formations of 4 compounds respectively are plus x, 4 compounds उसमें लिखेंगे आप कौन कौन से हैं, A, B, C and D, right, respectively are plus x minus twice x प्लस ट्वाइस एक्स किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। आपको इन कंपाउंड्स का बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी का पूछा गया है, मतलब पहले आपको वो कंपाउंड बताना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, क्योंकि जितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव होती है उतना वो ज्यादा स्टेबल। सो दिस टर्म इज मोर नेगेटिव -2x एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू कंपाउंड C, तो कंपाउंड C इज मोर स्टेबल, फॉलोड बाय, क्योंकि अब नेगेटिव टर्म एक ही बची, दैट इज फॉर कंपाउंड B, ठीक है ना। उसके बाद कंपाउंड A और D दोनों के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है, मगर जितना हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा पॉजिटिव होता है उतना कंपाउंड कम स्टेबल होगा। सो डी विल बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ए। इसके बाद हमारे पास आएगा ए, उसके बाद हमारे पास आएगा डी। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है कंपाउंड्स का पूछा गया है, तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन वहीं से दिया गया था, बस आपको पहचानना था कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल होगा, ठीक है। सो दैट वाज एक्चुअली एप्लीकेशन नंबर 1 बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, and I'll be talking about application number 2 here. Calculation of standard heats of reactions. Calculation of standard heats of reactions. ठीक है, बात जरा आराम से सुनने की कोशिश करें। For example बेटा, मेरे पास कोई रिएक्शन है A plus B, it gives me C plus D, right? Yeah, let it be like this. It is A times A plus B times B gives C times C plus D times D. ये मेरे पास बेटा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करूं, आपको पता है इट इज टेकन एज द समेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वी हैव समेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। डन? So, or I can put it this way, standard heat of reaction should be equal to summation of enthalpies of products. क्योंकि मेरे पास बेटा प्रोडक्ट दो हैं, एक है प्रोडक्ट C, दूसरा है प्रोडक्ट D। ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है ये 1 मोल के लिए डिफाइन होती है ऑफ एनी स्पीशीज, और जब आपके पास इस C के C मोल्स हैं बेटा, ठीक है, सो 1 मोल की एंथैल्पी बनेगी H0 ऑफ C, मगर C मोल्स की एंथैल्पी बनेगी C टाइम्स H0 ऑफ C। इज दैट पार्ट क्लियर? So this is called as molar enthalpy of C,
मगर रिएक्शन के दौरान चूंकि इसके C मोल्स बनते हैं, अगर 1 मोल की एंथैल्पी है H नॉट ऑफ C, 2 मोल की एंथैल्पी टोटल बनेगी ट्वाइस H नॉट ऑफ C, 3 मोल की 3 टाइम्स H नॉट ऑफ C, C मोल्स की बनेगी C टाइम्स H नॉट ऑफ C। प्लस वी हैव, चूंकि समेशन लेना है सारे प्रोडक्ट्स को, हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज D। D की 1 मोल की एंथैल्पी को लिखा जाता है H नॉट ऑफ D, इसको कहते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ D, यानी कि एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ D। मगर मेरे पास इसके चूंकि यहां पे D मोल्स हैं, इट शुड बी D टाइम्स एंथैल्पी ऑफ D। तो व्हाट विल दिस टर्म रिप्रेजेंट नाउ? दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना? Then we have minus summation of standard enthalpies of reactants. I hope you got my point. That should be like this: A times standard enthalpy of A plus we have B times standard enthalpy of B. Isn't that beta? तो ये आपके पास ये पूरी टर्म जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। फाइन। चूंकि डेल्टा H नॉट को डिफाइन किया था समेशन ऑफ दिस माइनस समेशन ऑफ दिस, दैट मींस बेटा जब भी आप किसी रिएक्शन का डेल्टा H नॉट कैलकुलेट करना चाहें, आप इस इक्वेशन को बेटा यूज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन को यूज करने में एक प्रॉब्लम है। अगर आप डेल्टा H नॉट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है चूंकि दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स द मोलर एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड C या प्रोडक्ट C या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट D, व्हाटएवर, राइट? इट इन्वॉल्व्स मोलर एंथैल्पीज, और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एंथैल्पीज को इन्वॉल्व कर रहा है, नॉट द एंथैल्पी चेंज। This is absolute enthalpy of D. This is absolute molar enthalpy of C. This absolute molar enthalpy of A. This absolute molar enthalpy of B. प्लीज एक बात याद रखिएगा कि ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिनको आप स्टेट फंक्शंस के नाम से जानते हैं पर्टिकुलरली, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो ये जो एंथैल्पी है बीइंग ए स्टेट फंक्शन, इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना पॉसिबल भी नहीं है और वो सिग्निफिकेंट भी नहीं है। हमेशा स्टेट फंक्शंस में चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन जो होता है दैट इज सिग्निफिकेंट। सो जो यहां पे आपके पास एंथैल्पीज के एब्सोल्यूट एंथैल्पीज के वैल्यूज हैं बेटा, चूंकि इनका एग्जैक्ट वैल्यू बताना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने इनका एग्जैक्ट वैल्यू जब आप नहीं बता पाए, आपको नहीं पता, तो जब आपके इनके वैल्यूज आपको नहीं पता बेटा, तो इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को यूज करके कभी भी डेल्टा H नॉट का वैल्यू जो है बेटा वो इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है। इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी है कि आप उसको यूज करके डेल्टा H का साइन बता सकते हैं। क्या रिएक्शन में डेल्टा H का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि अगर रिएक्शन के दौरान नेट हीट एब्जॉर्ब हो चुकी होगी तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। और अगर रिएक्शन के दौरान नेट हीट इवॉल्व हो चुकी होगी सो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड डेल्टा H विल बी नेगेटिव। लेकिन जब आप डेल्टा H नॉट का मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट करना चाहेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज एंथैल्पीज के यूज करने हैं और एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी निकालना पॉसिबल नहीं। अब मसला यह है, क्या फिर डेल्टा H नॉट किसी भी रिएक्शन के लिए निकाला ही नहीं जा सकता? नो, it can be exactly evaluated and we have to use the concept of heat of formation, right? और formation का concept जो है बेटा, उसमें से हमें दो assumptions इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है? So I can say for the calculation of, right, for the calculation of standard heat of a reaction, आपने दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा बेटा। Two assumptions are used. इसमें दो assumptions का इस्तेमाल किया जाता है। Assumption number 1, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसी भी कंपाउंड की हुआ करती है, एब्सोल्यूट मोलर एंथैल्पी ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज ऑलवेज टेकन टू बी इक्वल टू इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट? इट्स ऑलवेज टेकन टू बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। यानी कि जहां जहां पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू किसी एंथैल्पी का लिखना होगा, उसके बदले में आप उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हो। एंड एजम्पशन नंबर 2, जहां कहीं पर भी आपके पास बेटा कोई एलिमेंट होगा, प्योर एलिमेंट होगा इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, व्हेन यू से एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, दैट मीन्स बेटा एलिमेंट अपने नेचुरल स्टेट में होना चाहिए और अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, और इनकी जो एंथैल्पी एब्सोल्यूट एंथैल्पी होती है दैट्स टेकन टू बी इक्वल टू 0। ये दो assumptions बेटा यूज किए जाते हैं ताकि आप एंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन की इवैल्यूएट कर पाए, ठीक है?
अब अगर हम इन दो एजम्पशंस को यूज करेंगे, ठीक है, लेट इट बी, मेरे पास एक रिएक्शन ये है बेटा, एक रिएक्शन मेरे पास है लाइक दिस, दिस इज CH4 as a gas plus we have twice O2 as gas. It results in the formation of CO2 gas plus we have got twice H2O liquid. आराम से समझिएगा बात। जब मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H of R का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, I should have been writing molar absolute molar enthalpy of carbon dioxide plus twice the absolute molar enthalpy of water minus the absolute molar enthalpy of CH4 plus twice absolute molar enthalpy of oxygen, right? मगर चूंकि मैंने ये दो assumptions को यूज करना है, तो इन दो assumptions को यूज करने के बाद जो मेरे पास बेटा ये molar enthalpy of CO2 है, चूंकि CO2 is a compound और किसी भी कंपाउंड की जो एब्सोल्यूट मोलर एंथैल्पी होती है वो किसके बराबर लिखी जाती है, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर। सो आई शैल बी राइटिंग हियर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, राइट? देन वी हैव प्लस, क्योंकि हमें लेना है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। दूसरी टर्म जो मुझे आनी चाहिए थी डेल्टा H की इक्वेशन में, दैट शुड हैव बीन ट्वाइस H0 M ऑफ H2O, राइट? ट्वाइस एब्सोल्यूट मोलर एंथैल्पी ऑफ H2O। मगर चूंकि एब्सोल्यूट मोलर एंथैल्पी जिस भी कंपाउंड की आप लें उसको उसकी फॉर्मेशन के बराबर लिया जाता है, सो इसलिए आई विल बी राइटिंग ट्वाइस डेल्टा H F0 of H2O, राइट? सो कंपाउंड्स की जो एब्सोल्यूट एंथैल्पीज हैं उनको हमने किसके बराबर लिया बेटा, उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर, राइट? और दूसरा देन वी हैव माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में आपके पास CH4 है बेटा, इसका 1 मोल है, CH4 इज अगेन ए कंपाउंड, तो इसकी मोलर एंथैल्पी के बजाय आई विल बी राइटिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, राइट? सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, राइट? और उसके बाद आपके पास बेटा क्या बचा यहां पे, ऑक्सीजन। चूंकि ऑक्सीजन जो है वो अपने नेचुरल स्टेट में यहां पे है, सो जब भी कोई एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, अपने नेचुरल स्टेट में, अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म में होगा, तो हर एक एलिमेंट के लिए इन इट्स नेचुरल स्टेट, इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, यानी कि इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट जो है उसकी एंथैल्पी क्या बनेगी, 0। सो इट शुड बी माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। इससे पहले कि मैं ब्रैकेट क्लोज करूं बेटा, आई विल बी राइटिंग +0, देन आई विल बी क्लोजिंग द ब्रैकेट। मैंने 0 क्यों लिखा, बिकॉज एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ली जाती है 0। सो O2 मेरे पास यहां पे एलिमेंट था, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में था, इसकी एंथैल्पी बनती है 0। सो चूंकि मेरे पास 2 मोल्स थे, सो 2 मोल्स के लिए बनेगा 2 into 0, दैट मेक्स इट 0। इज दैट पार्ट क्लियर? अब देखिए, जब भी आपने हीट ऑफ रिएक्शन अब निकालना पड़ा, तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपके पास सिर्फ कौन सी टर्म्स बची बेटा, हीट्स ऑफ फॉर्मेशन टर्म्स। और वो कौन सी, और वो भी सिर्फ कंपाउंड्स के लिए, जो बिकॉज जो भी एलिमेंट्स आपके पास थे वो तो 0 0 बने, राइट? सो यहां से बेटा हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हमें कभी भी किसी रिएक्शन की एब्सोल्यूट हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, इट शैल बी नाउ कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? It should be now taken as the summation of heat of formation of products। क्योंकि आप पिछली इक्वेशन में जाइए, आपकी जो पहली टर्म बनी है, राइट? सो दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दिस एक्चुअली represents summation of heat of formation of products, right? Then we have minus, and this is summation of heat of formation of reactants. Then we have minus summation of standard heat of formation of reactants। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी आज के बाद से, ताकि आप किसी भी रिएक्शन का बेटा डेल्टा H0 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो आप जब भी डेल्टा H0 कैलकुलेट करेंगे, यू शुड बी जस्ट टेकिंग अप समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इज दैट पार्ट क्लियर? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, हम कोशिश करेंगे इसके लिए डेल्टा H0 की इक्वेशन बनाई जाए, ठीक है? सपोज मेरे पास रिएक्शन ऐसे है, दिस इज कार्बन सॉलिड, ठीक है, प्लस वी हैव गॉट HCl, अभी जो हमने लिया था, प्लस वी हैव गॉट H ट्वाइस ऑफ H, राइट? आराम से बात समझ लेना, ये मेरे पास सॉलिड, ये मेरे पास गैस, ये मेरे पास गैस, एंड देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl गैस, राइट? इस रिएक्शन के लिए
अगर मैंने बेटा हीट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनानी है, राइट, दैट हीट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मेरे पास प्रोडक्ट साइड से एक ही प्रोडक्ट है बेटा, दैट इज द कंपाउंड इटसेल्फ, राइट, और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। दिस शुड बी डेल्टा एफ नॉट, डेल्टा एफ एच नॉट जो है ऑफ CH3Cl, क्योंकि ये मेरे पास कंपाउंड था, इसकी हीट जो है बेटा उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर लिखा जाएगा। हो गया मेरा बेटा प्रोडक्ट साइड खत्म। देन वी हैव माइनस समेशन ऑफ हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट साइड से आपके पास बेटा एलिमेंट कार्बन दिया है इन इट सॉलिड स्टेट। आपको पता है कि कार्बन जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है इन द सॉलिड स्टेट, राइट, और ये उसकी सबसे स्टेबल फॉर्म यहां पे जो है आपने कंसीडर करनी है। एट द सेम टाइम आपका कार्बन जो है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट, नेचुरल स्टेट में आ चुका है, और जब भी कोई एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा उसकी एंथैल्पी हमेशा कितनी ली जाती है, 0। तो ये वाली टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका दूसरा कंपोनेंट यहां पे HCl है। HCl इज द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, डेफिनेटली द कंपाउंड। और जब कंपाउंड्स की बात हो रही है बेटा, उनकी एंथैल्पी के बजाय क्या लिखा जाएगा, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। उसके बाद जो आपके पास है बेटा, देन वी हैव प्लस, बिकॉज समेशन की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर आपके पास एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अपने नेचुरल स्टेट गैसियस स्टेट में तो है, मगर अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि सबसे स्टेबल फॉर्म हाइड्रोजन की कौन सी है बेटा, दैट्स H2। क्योंकि हाइड्रोजन अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म H2 में मौजूद नहीं है, तो ये जो फॉर्म है बेटा इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट 0 नहीं बनती है। एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट सिर्फ तब 0 बनती है जब आपका एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, और स्टैंडर्ड स्टेट के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है। वन, द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट, एंड द अदर, इट शुड बी प्रेजेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म। जबकि हाइड्रोजन की अगर आप यहां पे बात करोगे बेटा, ये अपने सबसे स्टेबल फॉर्म में नहीं है। सो दैट वे इसकी एंथैल्पी जो है, आई हैव टू राइट दैट दिस इज ट्वाइस, क्योंकि इसके दो मोल्स बन रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट H। बात समझे बेटा? तो इस तरीके से आपने इसकी हीट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा उसकी इक्वेशन बनाई इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब जाके मसला ये है कि हमें क्वेश्चन इसमें किस तरह से दिया जाता है बेटा। यू आर ऑलवेज सपोज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस। आपको बेटा हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हीट्स ऑफ फॉर्मेशंस दिए जाते हैं ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन एक्सेप्ट फॉर द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बिकॉज यू नो उनकी हीट्स ऑफ फॉर्मेशंस हमेशा ली जाती हैं 0। इज दैट पार्ट क्लियर? या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि किसी रिएक्शन में आपको हीट्स ऑफ फॉर्मेशन सारे कंपाउंड्स की दी जाती हैं एक्सेप्ट फॉर वन, और आपको बेटा हीट ऑफ रिएक्शन भी वहां से दिया जाता है, आपको किसी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन में चाहे मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़े फ्रॉम द हीट्स ऑफ फॉर्मेशंस, या फिर हीट ऑफ रिएक्शन और कुछ कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन को यूज करके किसी और कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना पड़े, कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आराम से इनमें से किसी भी वेरिएबल को बेटा निकाल सकता हूं अगर मेरे पास बाकी वेरिएबल्स पता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड ऑन द हीट ऑफ फॉर्मेशंस, एंड आई विल बी हैविंग सम स्लाइड्स ऑन योर बोर्ड, और यहां से बेटा कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है। Question number 1. Determine the enthalpy of formation of B2H6 in kilojoules per mole of the following reaction. ठीक है, इस रिएक्शन में हमें इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, ठीक है ना। आप देखिए हीट ऑफ रिएक्शन भी आपको दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है B2O3 का आपको दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वाटर का भी आपको दिया हुआ है। यू आर सपोज टू कैलकुलेट व्हाट? यू आर सपोज टू कैलकुलेट बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6, राइट। अब खुद देखिए इस रिएक्शन की आपको एंथैल्पी चेंज दी है। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बेटा, आई विल बी राइटिंग इट, हीट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सो दैट शुड बी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 प्लस वी हैव 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। हो गया प्रोडक्ट साइड खत्म बेटा। देन वी हैव माइनस रिएक्टेंट साइड से आपके पास सिर्फ ये कंपाउंड है, ये तो एलिमेंट है इन इट्स नेचुरल स्टेट, इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन बनेगी 0, राइट। ये तो आपके पास 0 है, लेकिन आपके पास ये वाली टर्म जरूर आएगी। दिस विल बी बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6, राइट। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6 आपको मिल चुकी है। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में आपको एक अननोन वेरिएबल है, दैट इज दिस वन। क्वेश्चन आपसे पूछता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6 निकालिए। अब खुद देखिए इसका निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट इज दिस। क्या पता होना चाहिए? दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3, दैट इज दिस। क्या पता होना चाहिए? हीट ऑफ रिएक्शन,
दैट इज दिस। सो सारा डेटा तो दिया है, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम है बेटा। वो वाली टर्म निकालनी है तो क्या करोगे आप, वो वाली टर्म को निकालने के लिए इसको आप यहां पे शिफ्ट करोगे, तो ये बनेगा आपका बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6, राइट। दैट शुड बी इक्वल टू, ये वाली टर्म वहां पे आ जाएगी। सो दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3, ठीक है, प्लस वी हैव 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये वाली टर्म यहां पे प्लस थी, यहां पे माइनस बनेगी, इट शुड बी माइनस द हीट ऑफ रिएक्शन। मगर एक चीज का आपने यहां पे ख्याल रखना है बेटा, क्योंकि ये वाली टर्म को आपने ये वाली टर्म ऐड की है, तो इसका जो अपना साइन डेल्टा H का होगा, ठीक है, तो वो साइन जो है आपने यहां पे सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब मैंने इसको ऐड कर दिया तो उसका नेगेटिव साइन खत्म करके उसको प्लस लिखोगे, नहीं, आपने बस इस टर्म को ऐड किया है, मगर ऐड करने के बाद इसका अपना साइन जो है, सपोज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखिए दैट इज -241.8 किलो जूल्स, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा +3 इंटू -241.8। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी तरह से जब आप ये निकालना चाहोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6 जब आप निकालना चाहोगे, दैट शुड बी इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 दिया हुआ है, दैट इज -1273 किलो जूल्स, देन वी हैव प्लस 3 times heat of formation of water, that is -241.8 kilojoules. Then we have minus heat of reaction. Heat of reaction दिया है -1941. So this is -1941. तो जो साइंस आपके पास बेटा इक्वेशन में थे, मैंने उन साइंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, लेकिन जो डेल्टा H के साइंस थे बेटा, वो भी आपने यहां पे कंसीडर करने हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? अब जाके बस इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन करिए, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है B2H6 का मिलेगा, राइट। यही चीज मैं आपको पूछ रहा था कि आपको हीट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनानी है, फिर इनमें से जो भी वेरिएबल आपको पूछा जाए बेटा, आराम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप। वन मोर स्लाइड फॉर यू। If heat of formation of C2H4 and heat of formation of C2H6 are X1 and X2 kilocalories per mole, then heat of hydrogenation of C2H4 is। आपको heat of hydrogenation पूछा गया है C2H4 का बेटा, बात सिंपल है, आपने इसको हाइड्रोजन ऐड करना है और इसको बनाना है C2H6, राइट। आपको इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, आपको इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान इसको हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहा जा रहा है, और इस रिएक्शन के लिए इसने आपको डेल्टा H0 पूछा है, राइट। इस रिएक्शन की हीट चेंज ने पूछी है। तो डेल्टा H किसी भी रिएक्शन का जब भी निकालते हैं कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको इसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, इसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है, एलिमेंट्स के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है 0। इज दैट पार्ट क्लियर? तो बेटर टू राइट इट एज गैस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करेंगे बेटा। एक और मैंने दिया है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द कंबस्शन ऑफ 5.8 ग्राम्स ऑफ C4H10। अभी मैंने, चूंकि मुझे लगा था कि आज हम कंबस्शन भी कर पाएंगे, मैंने वो नहीं किया, लेकिन फिलहाल आप इसको एज सच ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। प्लीज वो वाला क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ये वाला क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। रेस्ट विल सी टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। और घर में कुछ और भी क्वेश्चंस पे आप ट्राई करेंगे, दैट विल हेल्प। थैंक यू।